ये सपना अधूरा ही रह जाएगा। हमारे जैसे लोग, जब तक मेरे बदन में एक बिंदु भी खून रहेगा ना, कोई माई का लाल इसको पश्चिम बांग्लादेश नहीं बना सकता। जो मारामारी गुंडागर्दी जिन लोग करते हैं उनको लेके आने में भी समय जाएगा। तो बीजेपी को हटाओ, ये फैसिस्ट पार्टी है। हम लोग सब अछूत हैं, ये सब भगवान के लोग हैं। ओवैसी साहब जो है ना, मुझे बहुत पसंद है। इतने पढ़े लिखे हैं, जब बोलते हैं इतना अच्छा बोलते हैं। मैं बल्कि उनके जो भाषण होते हैं मैं सुनता हूँ। बट बीजेपी का एक ही फेस है, दैट इज नरेंद्र जी मोदी जी। बंगाल में कोई फेस की बात करते हैं जिनके ऊपर अब मुझे देख के क्या लगता है, हो सकता हूँ, तो मुझ पे भरोसा कीजिए। तो पश्चिम बंगाल में एसआईआर का जो प्रोसेस चल रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? पहले बताइए कि इसके खिलाफ ये जो हमारे जो सरकार चला रहे हैं उनको तकलीफ क्या है? पहले तो तकलीफ होगी ना, किस लिए तकलीफ है? ये तो एक हर स्टेट में दिस इज ए नेचुरल कोर्स के इतने सालों के बाद एक बार गणना होगी, यही ना। ये प्रॉब्लम क्या है? हम तो पहली बार एक बात बहुत क्लियर करके बोल देना चाहते हैं कि बीजेपी इज नॉट अगेंस्ट मुस्लिम, बीजेपी इज नॉट अगेंस्ट इंडियन मुस्लिम, बीजेपी इज अगेंस्ट दोज जो भारत में रहकर भारत का नुकसान करना चाहते हैं। हम उनके खिलाफ हैं, राइट? तो हमारी लड़ाई क्या है कि जो आए हैं एसआईआर में, आपको पता चल गया है, सच्चाई खुल के आ गई है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, समीक्षा कह रही है कि कितने वोट बाद गए हैं, कितने डेड बॉडी अभी तक ऊपर से आके न्योता लेके आते थे। सब डेड बॉडीज़ यहाँ के खाना खा के चले जाते थे, है ना। डेड बॉडीज़ यहाँ खाना खाने न्योता दिया जाता था तो के चले जाते। तो सब कुछ क्लियर हो गया। उसमें बीजेपी के भी तो कितने नाम कट गए हैं। एक प्रोसेस है, हम क्यों प्रोटेस्ट करेंगे? तो उनको क्यों प्रोटेस्ट? उनको इसलिए प्रोटेस्ट करना है कि उनके बगैर उनकी वोट क्या होगी। उनका जो वोट का आधार है, जो वोट बैंक है, वो खाली हो गया, बैंक बैलेंस खाली हो गया। तो क्या एक विशेष माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं आप, जिस तरह से बोल रहे हैं माइनॉरिटी इज नॉट बी इशू फॉर बंगाल? हाँ, नहीं हम बात कर रहे हैं, डायरेक्ट बात कर रहे हैं, बोलिए। हाँ, मर्जी की बात कर रहे हैं। तो मुस्लिम वोट बैंक क्या एक अपीसमेंट की पॉलिटिक्स यहाँ पे? ये नहीं तो क्या है? ये काय की पॉलिटिक्स है? अपीसमेंट तो आज से नहीं, जब से स्वाधीनता हुई तब से अपीसमेंट चले जा रहे हैं। हम कह रहे हैं अपीसमेंट करना है तो दोनों को करो, एक साथ करो। पर उनको नहीं, उनको एक ही तरफ करना, करिए ना। देखिए, एक बात आपको सबको बता दें, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ शिक्षा के ऊपर। 50,000 स्कूल है, इन गवर्नमेंट्स के स्कूल है, 1 से 5 तक थे, प्राइमरी स्कूल है 5,000, जिसमें हर साल जहाँ कोई टीचर नहीं है, कोई स्कूल में कोई अगर टीचर है तो 1 से 5 क्लास के लिए एक ही टीचर है और वही टीचर सभी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। दुर्दशा देखिए। और इसी तरह ही चले जा रहे हैं, स्कूल बंद हुए जा रहा है। लेकिन मद्रासा को 5,713 करोड़ रुपया दिया है मैंने, राज्य के प्रधान ने। इससे पता चला लेगी। और जिसके सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू ही नहीं है। आप पढ़ाइए, रिलीजियस चीज़ पढ़ाइए। मैं सम्मान के साथ कह रहा हूँ कि बहुत ज़रूरी है, जो दीन पढ़ाते हैं हम लोग, बहुत ज़रूरी है वो। लेकिन साथ साथ उनको और चीज़ों में तो पढ़ाइए। तो 5,713 करोड़ रुपये दिया है और इधर 50,000 स्कूल है जहाँ 165 करोड़ रुपया देने से सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। वहाँ टीचर लोग अपने अपने पॉकेट से पैसा देते हैं, चंदा उठाते, किसी तरह स्कूल चला रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप? अगर आप अपीसमेंट नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं आप, तो क्यों हो रहा है? क्यों इसकी ये हालत क्यों है? दादा, पश्चिम बंगाल में घुसपैठियां भी एक बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार कह रहे हैं कि बंगाल का
कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पे अभी तक अनफिनिश्ड एरिया है, जहाँ पे जमीन नहीं मिलने के कारण से वहाँ पे घुसपैठियों की जो है तादाद बढ़ती जा रही है उस रास्ते से। लेकिन मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर के सीमावर्ती जो जिला है, अवैध जिस तरह से घुसपैठ हो रही है, तो क्या लगता है कि इसका एक बड़ा कारण है स्थानीय नौकरियां, कल्याणकारी योजनाएं, कानून व्यवस्था का पर क्या इस पर असर पड़ रहा है? बहुत ज़बरदस्त असर पड़ रहा है। हमारे जो बंगाल के मुस्लिम हैं उनको बहुत ज़बरदस्त उन पर असर पड़ रहा है, क्योंकि जो नौकरी उनको मिलनी चाहिए उनको नहीं मिल रही है। जो सुविधाएं जो केंद्रीय सरकार हमारे मुसलमान भाई लोगों के, भाई बहनों को देते हैं, वो नहीं मिल रहा है। उनके बदले में उनको वो लेके चले जा रहा है। 400 किलोमीटर की जगह है जो अभी भी खाली पड़ी हुई है। प्राइम मिनिस्टर ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, कितनी बार चिट्ठी लिखी है, लेकिन गृह मंत्री ने कि लेकिन ज़मीन नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही आप देते तो अभी तक वो बन गया होता, प्रॉब्लम ही सॉल्व। क्यों नहीं दे रही? कि उनको चाहती हैं कि ये आए हमारे यहाँ वैसे, और मुझे वोट देते रहे ऐसे ही इसी तरह, और मैं बनते रहूँ, उसके बाद पश्चिम बांग्लादेश बना के मैं कुछ बन जाऊँ। लेकिन एक बात सुन के रखिए, ये सपना अधूरा ही रह जाएगा। हमारे जैसे लोग, जब तक मेरे बदन में एक बिंदु भी खून रहेगा ना, कोई माई का लाल इसको पश्चिम बांग्लादेश नहीं बना सकता। लगातार जिस तरह से घोटाले की बात कर रहे हैं, महिला सुरक्षा की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, 26,000 नौकरी चली गई है, क्या लगता है कि इस बार जो आप लोग का संकल्प पत्र होगा, जिस तरह से अभी गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी कहा था सबसे पहला प्रायोरिटी उनका 45 दिन के अंदर बॉर्डर को फिनिश करना है, तो क्या लगता है कि इन मुद्दों को लेकर क्या आप लोग संकल्प पत्र में भी आप जनता के बीच जाएंगे वोट के लिए? देखिए, ये तो हमारे एक है, ये सोनार बंगला बनाने के लिए हमको पूरा झाड़ पीट के सब साफ कर देना है। ये एक है, ये मुद्दा तो है, ये मुद्दा तो रहेगा। लेकिन इतनी गंदगी फैल चुकी है इस बंगाल के अंदर, झाड़ू लेके सबको साफ करना पड़ेगा, तब एक नया बंगाल देखने की उम्मीद रहेगी हमारे में। इस बार बंगाल में 2 फेज में चुनाव हो रहे हैं दादा, तो क्या लगता है कि इस बार बंगाल के लोग शांतिपूर्ण तरीके से इस बार वोट मतदान दे पाएंगे? क्या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का, जिस तरह से उन्होंने, मुख्यमंत्री ने खुद स्टेज में कही है कि अब जो है बीजेपी की ओर से और इलेक्शन कमीशन की ओर से जिस तरह से लगातार जो रिसफल किया गया IAS IPS ऑफिसर का, अब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है अगर किसी तरह का यहाँ पे वायलेंस होती है, तो क्या किस तरह से देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से बंगाल में जो इलेक्शन कमीशन, मैं तो चाहता हूँ और थोड़ा करें। अगर शांतिपूर्ण एकदम करना है तो इलेक्शन कमीशन साहब को और थोड़ा शक्ति से सामने आना चाहिए, तो एकदम शांति के साथ इलेक्शन होना चाहिए या, और होगी भी। लेकिन अभी अपने जो राज्य के प्रधान हैं वो तो कहेंगी, जब जीत जाएंगे तब तो कहेंगे सब कुछ सीखता, क्योंकि उनके हाथ में सब कुछ होगा। वो मार दंगा करेंगे, सब कुछ करेंगे बीजेपी ने किया है। यही तो उनकी पॉलिटिक्स रही है और यही करती रहेंगी, और क्या करेंगे। तो 2 फेज में चुनाव हो रहा है, तो बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा। दिस इज़ द ओनली वे टू डू इट, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। जो मारामारी, गुंडागर्दी जिन लोग करते हैं उनको लेके आने में भी समय जाएगा। इस बार बंगाल में विधानसभा में देखा जा रहा है कि कांग्रेस जो है 294 सीटों पे इस बार चुनाव लड़ रही है, तो क्या लगता है कि बीजेपी को एक बड़ा चुनौती मिलेगा इसके? देखिए, बीजेपी एक ही अपोजिशन पार्टी है जिसको सब हराना चाहता है। सब बोलते हैं बहिष्कार करो। आपने कभी सुना है किसी को बोलते हुए कि तृणमूल को हटाओ? किसी भी पार्टी को सुना है कि बोलते कि तृणमूल को हटाओ? सब कहते बीजेपी को हटाओ। ये फैसिस्ट पार्टी है। हम लोग सब अछूत हैं, ये सब भगवान के लोग हैं। यही है बात, और कुछ नहीं। बंगाल में अब देखा गया कि हुमायूं कबीर अपनी नई पार्टी के साथ मैदान में उतरे, जिनमें AIM के जो चीफ है ओवैसी साहब, वो भी मिलके आज कैंपेन में भी देखा गया कि उतर रहे। इस बार क्या बड़ा मुद्दा जो है बाबरी मस्जिद को भी उठाया गया है चुनाव में, तो क्या लगता है जो बाबरी मस्जिद का जो मुद्दा है, जिसको लेकर हुमायूं कबीर उतरे हैं, ओवैसी साहब आज वो खुद कैंपेन कर रहे हैं, तो क्या इस पर थोड़ा असर पड़ सकता है बंगाल में? ये पहले मैं एक बात बोलूँ कि जो मैं सच बोलना चाहता हूँ कि ओवैसी साहब जो है ना, मुझे बहुत पसंद है। इतने पढ़े लिखे हैं, जब बोलते हैं इतना अच्छा बोलते हैं। मैं बल्कि उनके जो भाषण होते हैं मैं सुनता हूँ बैठ के। ओवैसी साहब मुझे
मेरी नज़र में एक पक्का रियल लीडर, और हुमायूं साहब ने एक पार्टी खोली है, दोनों मिल गए हैं। अभी हुमायूं साहब क्या करेंगे नहीं करेंगे तो उनकी पार्टी का है। बाबरी मस्जिद का जो मुद्दा है वो मैं तब बोलूँगा जब बन जाएंगे, उससे पहले मैं कोई बात नहीं करना चाहता इसके बारे में। ये रिलीजियस मैटर हो जाएंगे, उसके बारे में नहीं बोलूँगा। आप लगातार बंगाल का हर क्षेत्र को जानते हैं, हर जगह में आप जाते भी हैं दादा। इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जिस तरह के उम्मीदवारों का चुनाव किया है उस पर आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि बीजेपी के जो उम्मीदवार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के लिए मैजिक फिगर हासिल कर पाएगी? देखिए, इस बार ये हमने जो किया है आप देख सकते हैं। हमने कोई, क्योंकि हम सब बहिरागत हैं ना, उनके वहाँ तो कोई बहिरागत है ही नहीं। दो एमपी तो यहाँ ही सब भूमिपुत्र है ना। मैं भी बहिरागत था, अभी लिएंडर पेस भी बहिरागत हो गया, बट कल नहीं था, आज हो गया। इसी तरह मैं भी बहिरागत हो गया। लेकिन एक बात सुनिए, इस बार ये हमने जो चुना है, अच्छा है बुरा है, लेकिन लोकल आदमी को ही चुना है। लोकल आदमी को ही हमने चुना है कि लड़ना है, कि लोकल आदमी लड़े और जीत के आए। और इसीलिए उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि इस बार डेफिनेटली हम जीतेंगे। दादा, जिस तरह से आपने कहा है कि इस बार आप लोग फुल कॉन्फिडेंट है मैजिक फिगर तक आने के लिए, लेकिन बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी जिस तरह से वो एक चीज़ कह रही है कि बंगाल जो बीजेपी सरकार है वो नॉन वेजिटेरियन के खिलाफ है, मछली के खिलाफ है। आप लोग अगर बीजेपी को लाते हैं तो बंगाल में मछली खाना बंद हो जाएगा, वेजिटेरियन सबको बना दिया जाएगा। तो किस तरह से ये आपको लगता है ये बात सच है? मुख्यमंत्री अरे वो तो कुछ भी बोलेंगी, कुछ भी बोलती आ रही है। अभी कोई इशू नहीं है, अभी ये इशू को पकड़ा है। महाराष्ट्र में मैं रहता हूँ, कुछ बंद हुआ है? आप भोपाल में शूटिंग करने जाए तो कुछ हुआ है, राजस्थान में शूटिंग करके कुछ हुआ है, दिल्ली में कुछ हुआ है। ये मच्छी बच्ची वच्ची सब कुछ, ये खाली बोलते ही जाएंगे यही बात। एक चीज़ जो बोले जाएंगे कि एक चीज़, एक मांस नहीं खाइए, जो हमारे लिए एक रिलीजियस थिंग है, जो धक्का लगता है दिल पे। लेकिन हम मुसलमानों की वो चीज़ भी हम इज्जत करते हैं, हम दूसरा मांस भी नहीं खाते, और हम बोलते भी कि ये चीज़ का नाम तक मत लो। एटलीस्ट मैं बोलता हूँ नहीं, ये इससे नाम मत लो, इसका यह हराम है। लेकिन ये जो बात है, अभी मच्छी नहीं खाने देंगे, ये नहीं खाने देंगे, तो मच्छी लोग क्या करेंगे? मच्छी लोग इतने हो जाएंगे जब खाएंगे नहीं, तो पश्चिम बंगाल में इतने जो मच्छी उग रहे हैं वो क्या करेंगे? वो पानी के ऊपर बड़ा पकड़ो मुझे, कब तक मैं खड़ा रहूँगा? नैरेटिव सेट किया जा रहा है। और क्या नैरेटिव सेट का, झूठ सेट किया जा रहा है। आपको मच्छी नहीं खाने देंगे, ऐसे हम मच्छी नहीं खाने दे रहा है, हम रोएंगे कि हम रोज़ मच्छी खाते हैं? ऐसे भी बोल रहा हूँ। मैं खुद बंगाली हूँ ना, हम भी वेजिटेरियन खाते हैं, कोई एक दिन मच्छी खाते हैं, कभी एक दिन चिकन खा लिया, कभी एक दिन अंडा खा लिया, यही ऐसे ही खाते हैं लोग। अभी इनको क्या फ़र्क पड़ गया पता नहीं, अभी बोले शायद कुछ चक्कर है इसमें कुछ। बंगाल में जिस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने 10 वादों को लेकर इस बार उतरी हैं कि जो उनका मैनिफेस्टो है, इसमें उन्होंने कहा है कि बहुत सारे ऐसे प्रकल्प है, जैसे लक्ष्मी भंडार हो गया, कन्याश्री हो गई, बहुत सारे स्कीम है जिसको उन्होंने इस बार रखा है कि बंगाल के विकास के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए पिछले 15 सालों में। लेकिन क्या लगता है कि आपको लगता है कि बंगाल में विकास के लिए जिन योजनाओं को वो बात कर रहे हैं, जिन ये स्कीम्स की बात कर रहे हैं, अभी युवा साथी योजना भी वो लेके आए हैं, तो इस पर क्या कहना है? मेरा कहना है कि उन्होंने जो प्रकल्प की बात की, एक भी हुआ है 15 साल में? ये हुआ है युवा साथी, ये श्री वो श्री, ये खाली बस है 1,500 रुपया। तो 1,500 रुपये किसी का घर चलता है? आप बताइए ना, नहीं चलता है। लेकिन आप देखिए, बगैर बोले महाराष्ट्र में 3,000 रुपया दिया जा रहा है माँ बेटी को, हर बीजेपी स्टेट में 3,000। हम बोलते नहीं हैं, हम जीत के आएंगे तो दिखाएंगे आप 1,500 मिलता है, 3,000 हम देंगे। लेकिन क्या के बोल के फायदा? वो बोलेंगे हाँ ये 1,500 दे रहा है तो इसीलिए 3 दे रहा है। ऑलरेडी दे रहे हैं हम। महाराष्ट्र दुनिया जहाँ भी देखिए 3,000 रुपया दिया जा रहा है।
तो दूसरी बात यह है कि ये जो प्रकल्प की बात कर रहे हैं, आज तक कोई प्रकल्प उन्होंने किया नहीं है। दिस इज ऑल खाली लोगों को उसी चक्कर में फंसाना है। और कितनी साथी करेंगे? अभी हम लोग बेसहारा हो जाएंगे, बेसाथी हो जाएंगे। इतने साथी उन लोगों ने ऐड कर दिया। 1500 रुपये में घर चलते, बोलिए ना। अभी उसका बेटा अगर उनमें कोई विवेक हो, वो करप्शन नहीं करना चाहता है, वो तो भूखा मरेगा। उनके बाप अगर बीमार है, वो कहाँ से जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने आयुष्मान भारत का योजना किया था, जिसमें 5 लाख रुपया हर एक को मिलेगा, वो अगर तृणमूल के सपोर्टर है उनको भी मिलेगा, वो भी बंद कर दिया। तो अगर कोई 1,500 रुपये में अगर आपके चिकित्सा हो सकती है तो मुझे कुछ कहना नहीं है। 5 लाख रुपया इसे ऐसे रोक के रख दिया, किसी को लेने नहीं दे रहा है। मैं बोल रहा हूँ, अगर बीजेपी के भी हो, अगर आप तृणमूल के भी हो, कांग्रेस के भी हो, कम्युनिस्ट के भी, सबको मिलेगा वो 5 लाख रुपया, लेकिन उन्होंने रोक दिया है। तो वो क्या प्रकल्प की बात कर रही हैं कि मैं ये कर दूंगी, ये कर दूंगी? पहले तो ये करो। आवास योजना बना, आधी आधी बिल्डिंग करके छोड़ दिया है कि सरकार पैसा नहीं दे रही है। ये नहीं कर रही कि मेरे हिस्से का मैं नहीं दे रही हूँ। तो इतना बना कैसे? उनके पैसे से तो नहीं बना। खाली छत लगा दो तो घर रेडी, लेकिन नहीं दे रही, ताकि के प्रधानमंत्री का नाम बढ़ जाएगा। अरे भाई, प्रधानमंत्री अलग है और बीजेपी का प्रेसिडेंट अलग है। जब पार्टी का नेता, सबसे बड़ा नेता हमारे मोदी साहब हैं, वो एक अलग व्यक्तित्व है, और प्रधानमंत्री सबके लिए हैं। वो शपथ लेते हैं, मैं हर भारतीय का प्रधानमंत्री हूँ। और जब बीजेपी ऑफिस जाते हैं तब भी बोलते हैं कि जब बीजेपी का ऑफिस जाते हैं, मैं बीजेपी का सबसे बड़ा मुख हूँ, फेस हूँ। लेकिन वो इनको, हमारे जो राज्य के प्रधान हैं, वो प्रधानमंत्री को भी बीजेपी वो बना दिया। दादा, बंगाल में जिस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती है कि मैं वो फेस हूँ, मैं वो चेहरा हूँ, मुझे आप 294 सीट पे देख के वोट दीजिए, मेरे कैंडिडेट को नहीं। क्या लगता है कि बीजेपी को भी एक चेहरा की जरूरत है, जिसको लेके इंसान जिस पे भरोसा करे, जिनके साथ उनको देख के ये लगे कि हाँ, ये हमारे फेस हो सकते हैं, इनको हम चुनाव में जिताना और इनको वोट देना और बीजेपी को सरकार में लाना है। देखिए, क्या लगता है फेस की जरूरत कहीं ना देखिए, मैं एकदम क्लियर कट बात करता हूँ। बीजेपी का एक ही फेस है, दैट इज नरेंद्र जी, मोदी जी, ठीक है। हमारा एक कमल, हमारा एक ही है। उसके अलावा अगर बंगाल में कोई फेस की बात करते हैं, जिनके ऊपर हम, मुझे देख के क्या लगता है, हो सकता हूँ, तो मुझ पे भरोसा कीजिए। 294 सीट्स में आपको अगर भरोसा मेरे पे है तो देख के वोट कीजिए। लेकिन हमारे पार्टी में ऐसा नहीं होता है। हमारे पार्टी में पहले आप जीत के आओ, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कौन होंगे। इसलिए हम कोई फेस को अनाउंस नहीं करते हैं, किसी को नहीं बोलते कि ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, कुछ नहीं। लेकिन इसके अलावा अगर आप ये सवाल पे पर जोर दे रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ, चलिए, राज्य के जो प्रधान है उसके सामने मैं खड़ा हूँ, बोलिए। इस बार आपके विरोधी दल नेता को देखा गया कि बड़ी चुनौती, नंदीग्राम से चुनाव लड़ रहे हैं, भवानीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, एक बड़ी चुनौती मुख्यमंत्री के सामने है। तो क्या लग रहा है कहीं ना कहीं कि टीएमसी के लिए एक बड़ा फीडबैक आएगा इसमें? देखिए, अभी मजा तो वही आएगा ना, लड़ रहा है ना, शुभेंदु साहब लड़ रहा है ना, दोनों जगह से ही लड़ रहे हैं। और उन्होंने पहले से ही नाम बोल दिया कि मैं दोनों जगह से लड़ रहा हूँ। लेकिन राज्य के प्रधान ने वो नहीं किया। क्यों? आपको उनको भी दोनों जगह से लड़ना चाहिए था ना। तो कॉन्फिडेंस किस में ज़्यादा है? शुभेंदु अधिकारी में। शुभेंदु जी की कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, इसीलिए दोनों जगह पहले अनाउंस कर दिए कि अगर यहाँ करेगा तो यहाँ नहीं करे तो। लेकिन आपने क्या किया, एक ही जगह सेफ सीट में जाके बैठ गए हैं। लेकिन आप देखिए अभी वो सीट भी आपके लिए सेफ है कि नहीं, कि एसआईआर ने सब तो उड़ा दिया काफ़ी। एसआईआर आप लोगों को बेनिफिट कर रहा है बीजेपी? देखिए, दोनों के ही नुकसान हुआ है, दोनों के ही नुकसान हुए हैं। ये बीजेपी की तो बहुत सीटें कट गए हैं, लेकिन हम नहीं, हुआ नहीं हुआ। लेकिन इस बारी आपको मैं चैलेंज के साथ करता हूँ, कुंभ मेला के बाद सनातनी जाग उठा है।
जैसे मैं कहता हूँ गर्व से कहो हम सनातनी हैं, हम सनातन के हैं। सनातनी जाग उठाए, अगर इसी तरह जाग के वोट कर दें तो गेम हो जाएगा। दादा लास्ट सवाल है, एक बड़ा सवाल किया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृह मंत्री डेमोग्राफिक चेंज की बात की थी। बंगाल में अगर इस बार परिवर्तन नहीं होता तो बहुत बड़ा भारत की सुरक्षा व्यवस्था पे बहुत बड़ा तो मैंने क्या कहा बताइए, 400 किलोमीटर अगर बंद नहीं किया तो वो सबको लेके आएंगे और वो ट्राई करेंगे, या ट्राई पीछे पीछे प्लानिंग भी चल रही है कि इसको पश्चिम बांग्लादेश बना दिया जाए, लेकिन होगा नहीं। हम जैसे कुछ लोग हैं आखिरी खून तक लड़ेंगे, कोई माई के लाल में दम नहीं होगा ये करना। क्या कहना चाहेंगे बंगाल के सारे वोटर्स को, जनता? मैं ये कह रहा हूँ इस बारी परिवर्तन होना चाहिए, और अगर नहीं हुआ आप भी जाएंगे मैं भी जाऊंगा, ये राज्य वो नहीं रहेगा, ये कुछ और बन जाएगा। फैसला आपके हाथ में है। चुनाव प्रचार में अब मिथुन दा को एकदम जोर शोर से देखा जाएगा। एकदम, तो इसीलिए तो बैठा हूँ, कल ही अनाउंस खत्म हो जाएगा नाम लीडर और मैं चालू हो जाऊँगा। थैंक यू दादा। और मैं तो अभी से नहीं, 3 महीना 4 महीने पहले से तो कर रहा हूँ। थैंक यू दादा एनआई से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।